Hello, good evening guys. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial. एंड आज का लेक्चर हमारा रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। हम लोग फिजिकल पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले वो हमारे लेक्चर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके हमने 20 MCQs भी करे हैं, प्लस जैसे मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके और जो बेसिक चैप्टर हमने पढ़ा दोनों को मिला के कम से कम भी 100 के करीब हम MCQs करने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको सबसे अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, सबसे अच्छा कंटेंट मिलेगा, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बाकी हमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं है सिलेबस ख़त्म करने की। अगर आप चाहते हो कि आप सिलेबस ख़त्म करना है तो JNK में दुनिया भर के चैनल है, कहीं भी सिलेबस ख़त्म कर लो और कॉपियाँ अच्छे से भर लो, उससे होना कुछ नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने फिजिकल पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझा, आज हम मॉनेटरी पॉलिसी की शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, तो इसको मैं ज़्यादा ना डेप्थ में ले जाके इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी बेसिकली इसकी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ेंगे। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। सबसे पहली बात, ये कौन बनाता है, होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे हमने फिजिकल पॉलिसी पढ़ा था, उसका मतलब यही था महंगाई को कम ज़्यादा करना, जिसको कंट्रोल कौन कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट इसको कंट्रोल कौन करता है, RBI। तो इसके बाद हम RBI पढ़ेंगे, क्योंकि RBI पढ़ा था तो ये चैप्टर का पार्ट दोनों कंप्लीट नहीं कर पाता। तो इसमें छोटी सी चैप्टर ये, हम इसको जल्दी जल्दी खत्म करके देन RBI को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और इसको मैं खत्म कर देता हूँ। आपको पूरी बातें समझ आ जाएंगी, जिसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ आएगा कि आपने कितनी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली है। तो मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि इसको कंट्रोल कौन करता है, RBI। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक बोला जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये आपका मैनेज करता है किसको, ये आपका मैनेज करता है लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी को मैनेज करता है। अब लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी होती है तरलता। तरलता नहीं समझ आई, चलो ऐसे समझ लो, जो मार्केट में पैसा कितना आ रहा है या कितना जा रहा है, जो पैसों का फ्लो है। अगर पैसा ज़्यादा आएगा मार्केट में तो वो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, अगर कैश कम होगा तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। ठीक है, जो कैश की फॉर्म में पैसा होता है मार्केट में, वो कितना ज़्यादा है वो लिक्विडिटी बढ़ेगी, अगर कम करोगे तो लिक्विडिटी कम होगी। तो RBI का काम इतना होता है। तो ये क्या करती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी के तहत मार्केट में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करती है कि मार्केट में कितना पैसा जाना चाहिए। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि पैसा आने जाने से महंगाई पे कैसे फर्क पड़ जाता है। ठीक है, पहले इसका मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूँ। चलो, लिक्विडिटी कम ज़्यादा होने से फर्क कैसे पड़ता है। मान लीजिए मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई। लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब होता है कि पैसे मार्केट में बढ़ गए। पैसे मार्केट में बढ़ गए, जब सब में पैसे मार्केट में बढ़ेंगे तो सबकी पॉकेट में पैसा आएगा। ऐसा करने से महंगाई बढ़ जाएगी। कॉमन सी बात है, महंगाई क्यों बढ़ेगी। आप बोलोगे सर महंगाई इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि जब सबकी जेब में पैसा होगा तो सबकी डिमांड बढ़ेगी। भाई, आपके पास जेब में पैसा हो तो आप घर पे बैठते हो शांति से, बिल्कुल भी नहीं। आपका मन करता है कभी बर्गर खाने का, कभी पिज़्ज़ा खाने का, कभी कुछ मोटरसाइकिल लें, सबका मन करता है अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लें। लेकिन जब सबके पास पैसा होगा, सबकी डिमांड बढ़ेगी। जब सबकी डिमांड बढ़ेगी तो दुकानदार क्या बोलेगा, भाई ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, इसकी लोगों की डिमांड है, तो उसके वो प्राइस भी बढ़ाएगा, जिससे प्राइस बढ़ने से आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं, अपने आप समझ आती है जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो। तो देखो, लिक्विडिटी बढ़ने से क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। अगर ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन के चैप्टर में आपको समझा दूंगा सब कुछ। तो आपने देखा जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी, मतलब कैश बढ़ी, तो महंगाई क्यों बढ़ी, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ेगी। सर, लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड के साथ साथ महंगाई भी बढ़ेगी। जब आप चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करते हो तो दुकानदार भी आपको ज़्यादा पैसों में लेता है, उनकी क्योंकि डिमांड है, सारे लोग ले रहे हैं, आप नहीं लोगे तो दूसरा बंदा ले लेगा आके। तो इस तरीके से क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर लिक्विडिटी कम करते हो, कम कैसे ज़्यादा होगी ये तो मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि यही तो मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़नी है कैसे करती है। जब आप लिक्विडिटी कम करते हो, मार्केट से पैसा कम करते हो, तो रिसेशन आ जाता है। रिसेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, रिसेशन होता है जब चीज़ों में प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। रिसेशन क्या होता है, जब चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मार्केट में पैसा कम हो जाएगा
मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, लोगों की जेब में पैसा नहीं बचेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। जब लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो कंपनियां प्रोडक्शन कम करेंगी, क्योंकि आपके पास पैसा कम है, आपकी डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो आपके लिए जो चीज़ें हैं वो भी कम बनेगी, क्योंकि जब ज़्यादा बनाने का मतलब ही नहीं रहता। जब डिमांड कम हो जाएगी, लोग नहीं लेंगे, तो उन चीज़ को ज़्यादा आप क्यों बनाओगे? डिमांड तो उस चीज़ की जिसकी बढ़ेगी उसकी चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाएगा तो भी आप क्या, रिसेशन आ जाएगा। प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा तो चीज़ों में क्या आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, क्योंकि पैसा ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, कहाँ से करोगे? तो ज़्यादा अगर लिक्विडिटी बिल्कुल कम कर दो, अगर ज़्यादा कम कर दो तो फिर क्या आ जाएगा, फिर डिप्रेशन आ जाएगा। ये सारे टर्म्स आप लोग इन्फ्लेशन के चैप्टर में समझ जाओगे बहुत अच्छे से। फिलहाल मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी बढ़ने से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा आता है, डिमांड बढ़ती है, और डिमांडों के साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ता है। लिक्विडिटी कम होने से क्या होता है, डिमांड कम होती है, क्योंकि पैसा नहीं है, तो इसकी वजह से रिसेशन भी होता है, रिसेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाता है डिमांड कम होने की वजह से। तो ज़्यादा होगा तो हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा, ज़्यादा लिक्विडिटी कम होगी तो डिप्रेशन आ जाएगा। बस इसी के ही अकॉर्डिंग वो मॉनेटरी पॉलिसी इसको कंट्रोल करती है। इसके ही अकॉर्डिंग, मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही इसको कंट्रोल किया जाता है। क्यों? जब आपको लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, ये मान लो आपने एक रेंज बनाया हुआ है, इसके ऊपर जाओगे तो महंगाई आएगी, नीचे जाओगे तो डिप्रेशन आएगा। तो थोड़ी सी महंगाई बढ़ा के रखनी पड़ती है, ठीक है? ये इन्फ्लेशन में बहुत अच्छे से समझ जाओगे। थोड़ी सी महंगाई बढ़ा के रखनी पड़ती है, क्योंकि महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो उससे डेवलपमेंट होता है। ये सारा आप इन्फ्लेशन में समझ जाओगे। फिलहाल के लिए आप देखो, जब आपको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट में महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ तक पहुँच गई, जो हमें नहीं जाने देना चाहिए था, महंगाई बढ़ गई, अब आप क्या करते हो, अब आप कोशिश करते हो कि लोगों की जेब में से पैसा वापस खींचा जाए। तो फिर आपकी जो आरबीआई होती है, ये बैंकों का बैंक होता है, ये बाद में बैंकों को जो पैसा देती है उस पर इंटरेस्ट बढ़ा देती है। तो अब बैंक का क्या होगा, इससे पैसा नहीं लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा है, ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे देंगे? इस तरीके से जब बैंकों के पास पैसा कम बचेगा, वो आगे लोगों को लोन कम देंगे। जब लोगों को लोन कम देंगे तो मार्केट में पैसा कम होगा, कम होगा तो धीरे धीरे अपने आप, जहाँ पे महंगाई बढ़ी थी अब आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हो, रिसेशन की तरफ, तो धीरे धीरे महंगाई अपने आप कम होगी। जैसे यहाँ पे आएगा उसके बाद ये फिर से पैसा मार्केट में देना स्टार्ट कर देगी। तो ये कैसे कैसे काम करती है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है? फिलहाल मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है आपकी लिक्विडिटी को मैनेज करना, मतलब बेसिकली इन्फ्लेशन या रिसेशन को कंट्रोल करना। और फिजिकल पॉलिसी का भी ऐसा ही काम होता है, महंगाई को कम ज़्यादा करना। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसको मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करती है। कौन करता है? सॉरी, इसको करती है आरबीआई, इसको आरबीआई कंट्रोल करती है। अब इम्पॉर्टेंट बात है, लिख लो इसके जो फैक्ट है। जैसे कि हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, फैक्ट को ध्यान से समझो कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो लिक्विडिटी को मेंटेन करना ही, और जो उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है उसी को मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। ये क्या होता है? ये 6 टाइम्स इन अ ईयर, ये 6 बार की जाती है एक साल में। इट मीन्स कि 2 मंथ के बाद लिक्विडिटी चेक की जाती है मार्केट में। मार्केट में चेक किया जाता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कैसे चल रही है, पैसा कितना फ्लो चल रहा है, लोगों के पास बिल्कुल ज़्यादा पैसा तो नहीं आ गया, कम तो नहीं हो गया। हर 2-2 मंथ के बाद ये चेक करते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कितने कितने टाइम के बाद चेक की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो कितने के बाद? हर 2-2 मंथ के बाद, जिसको आप बोलते हो बाई मंथली। बाई मतलब 2, मंथली मतलब मंथ में, ठीक है? तो 2 महीने में एक बार लिक्विडिटी चेक की जाती है, लिक्विडिटी चेक की जाती है। और दूसरी चीज़, जो बाकी वाले चैनल आपको पहले ही स्लाइड्स लिख के वो आपको बोल के चले जाते हैं, मुझे उस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं इसलिए नहीं करता हूँ ये चीज़ क्योंकि मुझे पता है कि आप क्लास पढ़ते पढ़ते ऐसे बोर हो जाओगे। अगर मेरी क्लास 30 मिनट चलेगी, अगर स्लाइड्स लगी होगी तो आपको उस क्लास को पढ़ने के लिए 2 घंटे चाहिए, लेकिन मेरी आधे घंटे की क्लास आप आधे घंटे में ख़त्म कर सकते हो, बिना वीडियो को पॉज किए, साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो। और दूसरी चीज़, जो हमने कोर्स लॉन्च किया है, एक बहुत ही खूबसूरत टीम के साथ लॉन्च किया है। अगर आप उस कंटेंट को पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बचेगा और आपकी सिलेक्शन नहीं होने के कोई चांसेस ही नहीं होते, क्योंकि उसमें हम लोग 2.5 मंथ में सिलेबस खत्म कर देंगे। अगर आप जल्दी सिलेबस खत्म करके रिवीजन करना चाहते हैं प्रैक्टिस के साथ, तो आप कोर्स बाय कर सकते हो, जो फिलहाल 1999 का है, ठीक है? बाकी यूट्यूब पे क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। अब आपको इसका टाइम टेबल ही मिल जाएगा, क्लास कब कब मिलेगी, ठीक है? बाकी इसमें थोड़ा सा यूट्यूब पे टाइम लगेगा, हम लास्ट तक ख़त्म करेंगे सिलेबस, तो जितना भी हो सकेगा हमसे
चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये बाई एनुअल होती बाई मंथली होती है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर कब से लेके कब तक होता है? फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है कब से लेके कब तक होता है? देखो आरबीआई हमने कंप्लीट पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, आपको एक एक चीज़ समझ आएगी बैंकिंग सिस्टम की, ठीक है। इसका जो होता है वो होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक का। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे जिस बच्चे ने मुझे स्टार्टिंग से फॉलो किया है, फिजिकल पॉलिसी जो होती है, जो फाइनेंशियल ईयर बजट आता है, उसका टाइम टेबल कब से लेके कब तक होता है। तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे अगर आपने मेरी क्लासेस पढ़ी हैं तो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि जो लोग अभी भी इकोनॉमिक साइंस से डर रहे हैं उनका ये चीज़ों का डर निकल पाए, उनको पता चल सके कि एक्चुअल में पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरीके से सिलेक्शन होती है, कैसे चीज़ों को पढ़ना होता है। चलो बाकी जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आपके आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और 3 मेंबर्स होते हैं आपके आरबीआई के। ये 6 की 6 मेंबर्स मिलके ही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं और हर 2 मंथ में चेक करते हैं। तो कितने मेंबर होते हैं कमेटी में? 6 मेंबर होते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 6 मेंबर्स होते हैं जिसमें 3 गवर्नमेंट के होते हैं, 3 आपके आरबीआई के होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्यों है। ये एक आरबीआई का ही पार्ट है, तो आरबीआई तो आपने पूरा पढ़ना है, उसका एक पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। जो आरबीआई काम करती है उसका एक फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये हम डायरेक्टली चैप्टर के साथ था, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी एक चैप्टर था, इसलिए हम इसको पहले पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब आरबीआई पढ़ेंगे उसमें आपको मैं सारे एक्ट पढ़ा दूंगा। जब आप मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप बोलिएगा कि कुछ बचा है कि नहीं बचा। जब मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा देन आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो ये पॉलिसी कैसे कैसे बनाती है, इसकी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कैसे, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम CRR, फिर हम पढ़ेंगे SLR। ये क्या होते हैं, कैसे कैसे कंट्रोल करती है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। बैंक रेट, इसके बाद आप लाइफ में कभी भूलने का सोचोगे भी नहीं कि ये मैं भूल सकता हूँ, बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे MSF रेट। देन इसके बाद ये काम करती है कैसे, ओपन मार्केट सिस्टम, ओपन मार्केट ऑपरेशन सिस्टम या ऑपरेशन, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे रेपो रेट। इसके बाद जो हमारा होगा वो होगा रिवर्स रेपो रेट। तो एक एक करके हम सबको समझने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके साथ साथ हम इसका करंट अफेयर भी कवर करेंगे कि रेपो रेट कितना है, बैंक रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है इस टाइम इंडिया में। तो ये सारा करंट का टॉपिक भी साथ साथ कवर होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ने वाले हैं और कोशिश करेंगे आज हम पहली 2 अच्छे से समझ जाएं और कल की क्लास में इसको भी हम खत्म कर देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखो CRR, आपने बहुत बार सुना होगा नाम, लेकिन CRR होता क्या है। अब मैंने नाम लिख दिया, एक एक आपको क्लियर हो जाएगा। CRR इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी कैश रिजर्व रेशियो। क्या होती है, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये क्या होता है सर, कैश रिजर्व रेशियो, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखो एक कस्टमर क्या करता है, एक कस्टमर, मान लो आप हो कस्टमर, आप अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट करोगे, मान लो आपने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया टू बैंक, कोई भी बैंक, SBI बैंक, पंजाब बैंक, वट एवर इट इज़। तो जब आपने 1000 रुपीज़ सबमिट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो आपने पैसा दे दिया इनको, तो बैंक आपको इसके बदले में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देता है। फिर बैंक क्या करता है, इस पैसे को आपसे जो उसने पैसा लिया इसको उठाता है, ये आगे बड़ी बड़ी फर्म को लोन दे देता है। कोई कंपनी वाला लोन उठाएगा, कोई रिच बंदा वो लोन उठाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये सारा की सारा पैसा उठा के इसको लोन दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई एक CSR रेशियो, ठीक है, CRR,
ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो रखती है, एक कैश रिजर्व रेशियो रखती है, वो क्या बोलती है, कुछ भी रख सकती है। जैसे मान लो उसने बोला 3% आपको कैश रिजर्व रेशियो देना पड़ेगा। देखो इसके थ्रू आपको कैसे कंट्रोल करेगी, वो महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगी, क्योंकि मेन काम तो उसका क्या है, मनी फ्लो को कंट्रोल करना, जब महंगाई को कंट्रोल करना, यही तो इसका काम है। मैं इसके थ्रू ही आपको समझा दूंगा किस तरीके से ये कंट्रोल करती है। जब इसने 3% रखा अपना, तो 3% कितना होगा, जो भी इसके पैसा आया उसका 3%, मतलब यहाँ पे इसने कितना ले लिया 3%, इसका 30, कितना ले लिया 30। तो अब 30 रुपये इतने ले लिए, इसके बाद बाकी कितने बचे, 970 रुपीज़ बच गए। अब ये 970 रुपये से आगे किसी को लोन दे सकता है, लेकिन कभी लगता है कि मार्केट में ये पैसा ज़्यादा जा रहा है, इसको कम करने के लिए जैसे वो क्या करेगी आपकी आरबीआई, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व और रेशियो ये बढ़ा देगी। कैसे, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ अब इसने 20% कर दिया, मान लो इसने क्या किया, इंक्रीज करा, कितना 20%। तो आप बताओ अगर आपके पास 1000, तो आपका जो बैंक के पास क्या, बैंक को इसका 20% देना पड़ेगा, किसको, आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई ने बोल दिया कि इतना पैसा मुझे इतना % चाहिए। तो ये 20% जब देगी, 1000 का 20% मतलब 200 दे देगी, बचा कितना, स्टिल 800 बचा। और ये जो 800 बचा ये आगे वो फॉर्म को लोन दे सकता है, आप जैसे भी कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहां से एक छोटी सी बात आपको समझनी है, क्या, कि जब आपका CRR इंक्रीज हुआ, जब CRR आपने इंक्रीज किया, तो इससे मुझे बताइएगा लोन पे क्या इफेक्ट आएगा, लोन क्या होगा, कम होगा भाई, लोन कम होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो पैसा आया था, जैसे मान लो आपके पास SBI बैंक था, आप गए बैंक में 1000 रुपये रखे, आपने 1000 रुपीज़ जमा कर दिया, अब बैंक के पास 1000 रुपीज़ आ गया, इसके ऊपर वो आपको इंटरेस्ट देगा। वो कहाँ से देता है इंटरेस्ट, वो इस पैसे को कहीं उठा के किसी और जगह देता है, ज़्यादा लोन पे, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट पे। लेकिन इसको आरबीआई बोलते हैं कि आप सारा की सारा पैसा मार्केट में घूमता रहेगा, तो लोगों के पास पैसा रहेगा, इससे महंगाई बढ़ेगी। तो वो 2-2 मंथ के बाद चेक करती रहती है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि हर 2 मंथ में चेक करेगी कि मार्केट में पैसा कितना है, वो लिक्विडिटी चेक करती रहती है, मनी फ्लो को। अब उसने क्या किया, उसको लगा कि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो रहा है, उसने क्या बोला कि मैं पहले 3% था, अब आपको CRR क्या करना पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब आपको ये कैश का 20% जो भी आपके पास है, जितने भी कस्टमर ने करवाया उसका मेरे पास रिजर्व रखना पड़ेगा, उसका 20% मेरे पास रिजर्व रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, ये 20% जब इसने ले लिया तो 200 रुपये चला गया, 200 रुपीज़ अभी आरबीआई के पास है। इवन कि आरबीआई इस पे 0% का इंटरेस्ट देती है, बस इसके बदले में एक छोटा सा आशीर्वाद देती है कि भाई अच्छे से काम करते रहो, बस कोई इंटरेस्ट नहीं देगी, बाद में ये 200 वापस कर देगी, आरबीआई कहीं भी यूज़ करे इसको। तो ऐसा करने से अब आपने देखा, जैसे ही आपने CRR इंक्रीज करा, जैसे ही आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करा, देन इसका इफेक्ट ये हुआ कि बैंक ने लोन कम कर दिया। क्यों, क्योंकि बैंक के पास अब इतना पैसा ही नहीं है, 1000 में से 200 तो उसको देना पड़ रहा है आरबीआई को, अब 800 को ही लोन देगी। तो पहले कितना था, पहले 970 का लोन दे रही थी, अब लोन कम हुआ, इट मीन्स कि मनी फ्लो मार्केट में कम हुआ, आपका जो मनी है मार्केट में क्या हुई, कम हुई। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि अगर मार्केट में मनी कम होगी तो इन्फ्लेशन क्या होगा, मुझे बताइए जरा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा, डिमांड नहीं बचेगी, तो इससे प्रोडक्शन बहुत कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो चीज़ें। चलो सर, अभी तक तो मुझे एक छोटी सी बात अभी तक समझ आ चुकी है कि सर अगर गवर्नमेंट जो आपकी आरबीआई है वो बैंकों के साथ लेना देना होता है, वो क्या करती है, जैसे उसको लगता है कि मार्केट में पैसा कम करना है, वो CRR बढ़ा देती है। और CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, वो क्या होता है कि वो सीधा सीधा जितना भी बैंक में कैश होगा उसका कुछ परसेंटेज वो अपनी मर्जी से कम ज़्यादा करती है, कंडीशन के हिसाब से, लिक्विडिटी के हिसाब से कि मनी फ्लो कैसा होना चाहिए मार्केट में, तो वो उतना % लेता है। लेकिन इस पर ध्यान रखना 0% इंटरेस्ट रेट होता है, कितना, 0%, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता आरबीआई को, बैंकों को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। ये इसलिए करती है क्योंकि ये एक तरह से बैंकों का सेफ्टी नेट भी होता है, ये बैंकों के लिए सेफ्टी भी होती है। कैसे, मान लो बैंक ने किसी को लोन दिया और लोन लेके बंदा भाग गया, जैसे इंडिया की बहुत सारी एग्जांपल हैं, तो लोन लेके भाग गया, अब बैंक क्या होता है, ये डूबने की कगार पे आ जाता है, इतना लोन दे दिया था तो रिकवर नहीं हो रहा है, तब जो पैसा इसने लिया होता है तब इस पैसे से ये बैंक सेफ होते हैं।
इस पैसे से ये थोड़ी बहुत रिकवरी करते हैं। एक तो CRR के थ्रू RBI क्या करती है, महंगाई को कम ज़्यादा करती है। जैसे RBI को लगेगा कि मार्केट में पैसा कम है तो ये CRR कम कर देगा, जिससे क्या होगा, आपका लोन ज़्यादा मिलेगा लोगों को और मनी बढ़ेगा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल तो करना ही होता है। तो मुझे यहाँ तक पता चला कि CRR से डायरेक्टली रिलेशन होता है इन्फ्लेशन का। अगर CRR बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, आपका कम होगा। इनडायरेक्टली रिलेशन होता है, सॉरी, ठीक है, इनडायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, RBI देखो एक चीज़ और करता है, वो CRR के साथ एक SLR भी लगाता है, एक रिस्ट्रिक्शन और लगाता है वो बैंकों के ऊपर, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी होती है इस फॉर्म में जिसको जल्दी जल्दी कन्वर्ट किया जाए। तो या तो वो कैश हो सकता है या गोल्ड हो सकता है, ठीक है, या गोल्ड हो सकता है, या आप बोल सकते हो कैश, गोल्ड, या गवर्नमेंट की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी गवर्नमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड, कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड होगी। तो इस तरह से जो भी पैसा जल्दी जल्दी आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये भी उसके ऊपर ये लगाता है बैंकिंग के ऊपर। जैसे पहले आपने क्या किया था, मान लो आपने 1000 रुपीज़ सबमिट किया था डिपॉजिट टू बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है, SBI हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, JK बैंक हो सकता है, चाहे वो आपका पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है। तो इस बैंक को एक तो वो CRR लगा रही थी, मान लो CRR लगा दिया 5%, इसके साथ साथ बोलती है आपके ऊपर SLR भी लगेगा, हो सकता है 20% लगा दे, वो डिपेंड करता है लिक्विडिटी मनी फ्लो को कैसे कम करना। अब जो 1000 रुपीज़ आपने दिया था कस्टमर ने, वो उसका 20 और 25% इसने क्या किया, रिजर्व रखने को बोल दिया। 5% भी, 5% ये ध्यान से देखना, CRR पे नो इंटरेस्ट होता है, इसलिए बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है CRR कम से कम देने का। उस SLR पे इंटरेस्ट होता है, जो SLR होता है उस पर RBI को इंटरेस्ट देती है। और 25% पैसा तो रिजर्व हो गया, बचा कितना, 75%, मतलब 750। तो इसको ही वो आगे लोन में दे सकती है। तो बेसिकली यही आपका सेफ्टी नेट भी होता है। कैसे, मान लो बैंक ने किसी को लोन दिया, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, तो सेम अगर बैंक ने लोन दिया, वो लोन रिकवर्ड नहीं होता, तो ये वाला पैसा होता है जो इनको काम में आता है, ताकि बैंक ओवरकम कर सके डूबने से। तो आपको इतनी सी बात समझ आई कि CLR की जगह अब SLR आया, उसका भी काम क्या था, जैसे मैंने SLR बढ़ा दिया, इसका मतलब मैंने पैसा ज़्यादा इससे रिजर्व में रख दिया। SLR बढ़ेगा तो मनी का फ्लो क्या होगा, कम होगा मार्केट में। मनी फ्लो कम होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन भी कम होगा, इन्फ्लेशन भी कम होगा क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि CRR या SLR दोनों की दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इन्फ्लेशन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर आपका CRR बढ़ा दिया जाए तो इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, अगर कम किया जाए तो बढ़ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसको मैं बोलता हूँ नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। ये छोटे छोटे वर्ड होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछेगा कि CRR या SLR का इन्फ्लेशन से कैसा रिलेशन है, आप बोलोगे नेगेटिव रिलेशन है, या आप लोग बोलोगे इन्वर्सली रिलेशन है। तो आई होप CRR SLR आप समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इससे मेन मोटिव यही होता है कि RBI क्या करती है, RBI बैंकों से पैसा लेती है, जो रिजर्व रखने को बोलती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विडिटी की फॉर्म में ज़्यादातर। तो वो कैश या लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब ऐसी चीज़ जिसको जल्दी जल्दी आप चेंज कर सकते हो, जिसको आप जल्दी जल्दी निकाल के यूज़ कर सकते हो। जैसे गोल्ड है, गोल्ड तुरंत किसी को दो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, इससे वो कम ज़्यादा करके क्या करना चाहता है, मनी फ्लो को कंट्रोल करना चाहता है मार्केट में, मनी फ्लो को या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि इसका काम ही यही होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करना और इन्फ्लेशन को कम ज़्यादा करना। तो उसी के हिसाब से ये इस CRR और SLR मेथड को भी यूज़ करती है। तो आई होप ये दोनों मेथड आप समझ पाए होंगे कि SLR क्या होता है और CLR क्या होता है। इसके साथ हम आगे वाले डेफिनेशन जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, इसको RBI कंट्रोल करता है, इसका मेन काम होता है लिक्विडिटी को
मेंटेन करना, कम ज़्यादा करके कैसे इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, रिसेशन होगा, ये मैंने आपको समझाया। फिर मैंने बोला कि ये 6 टाइम्स होता है एक साल में, 6 टाइम किया जाता है हर ईयर में। और अगर आप मंथली देखो तो वाई मंथली, मतलब हर मंथ में, 2 मंथ में एक बार किया जाता है। और इसके लिए कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देना है। इसके बदले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो फिजिकल पॉलिसी होता है, जो फिजिकल पॉलिसी होती है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये मुझे आपको बताना है। फिर मैंने बोला था 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 3 आरबीआई के। और इसकी पॉलिसी कैसे कैसे कंट्रोल करती है, इससे मैंने दोनों की एग्जांपल लेके आपको समझा भी दिया कि कैसे सीआरआर कम ज़्यादा करने से महंगाई पे फ़र्क आता है। तो यही इसका काम है, महंगाई को कंट्रोल करना है। आई होप गाइज ये आप अच्छे से समझ गए होंगे दोनों। अगली क्लास में हम लोग बैंक रेट भी पढ़ेंगे, ठीक है, बैंक रेट भी, प्लस इसके करंट सिचुएशन भी जानेंगे कि करंटली वो कितना कितना भी आरबीआई बैंकों से ले रही है। सो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास भी बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और मॉनेटरी पॉलिसी को हम बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे। और आई होप कि ये चीज़ें आपको पूरी क्लियर हो रहेंगी और आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि इकोनॉमिक्स में आप क्वेश्चन बना सकते हो। अभी तो हमने क्वेश्चन करे ही नहीं है। जैसे अगली इसको मैं ख़त्म करता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी को ख़त्म करने के बाद ही आपको 100 के करीब करीब एमसीक्यूज़ में प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपकी पूरी की पूरी चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी, प्लस आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो सीआरआर एसएलआर आज हमने पढ़ लिया, अगली क्लास में ये पढ़ के क्लास को रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।